अब टैरिफ की मार 1 अगस्त तक के लिए टल गई है, लेकिन इस मामले में अहम मोड़ यह है कि भारत की ओर से कॉमर्स मिनिस्ट्री की एक टीम वॉशिंगटन जा रही है ट्रेड डील वाले मसले पर बात करने के लिए। अब बड़ा सवाल यह है कि ये टीम क्या पर्पस लेकर वहां जा रही है, क्योंकि हाल में अभी टीम विजिट करके आ चुकी है अमेरिका। तो क्या ये पहले हुई बातों को ही आगे बढ़ाने का एक सिलसिला होगा या फिर कुछ नया एजेंडा है जो पूरा करने के लिए वहां ये टीम भेजी जा रही है? चलिए समझते हैं इसे सर के जरिए। सर, चर्चा इसी से शुरू करते हैं। मामला बड़ा गरमाया हुआ है, काफ़ी समय से सारे देश परेशान हैं टैरिफ और ट्रेड डील को लेकर। अमेरिका में ट्रम्प साहब न जाने क्या क्या करते रहते हैं। अब हमारी कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से वापस से एक बार जाने की तैयारी है वॉशिंगटन डीसी। क्यों जा रहे हैं? दो चरणों में बातचीत चल रही है, दो अलग अलग स्टेप्स में बातचीत चल रही है। एक, इंडिया में टीम बैठ के लगातार जो अमेरिका में जो ट्रेड मसलों को हल कर रही है वहाँ की टीम, उनके साथ भारत में कॉमर्स मिनिस्ट्री और दूसरे अफसर बैठ के उनके साथ वर्चुअल चर्चा में लगातार लगे हुए हैं पिछले 1 हफ्ते से जी। एक टीम को अमेरिका भेजने की खबर आ रही है ऐसी सोर्सेस के हवाले से कि अब एक टीम अमेरिका जाएगी और इन पर्सन यानी आमने सामने बैठ के चीज़ों को फाइनलाइज करेगी, अंतिम रूप देगी। अब हो क्या रहा है, पिछले कई दिन से लगातार इस बात की चर्चा चल रही है कि डील लगभग फाइनल हो गई है, आज रात में सिग्नेचर हो जाएंगे, अगले 48 घंटे में डील हो जाएगी, लेकिन दरअसल वैसा हो नहीं पा रहा। लगातार उम्मीदें आ रही हैं कि अब तकरीबन सारी चीज़ें तय हो गई हैं, एक मिनी ट्रेड डील हो जाएगी, फर्स्ट फेज की ट्रेड डील हो जाएगी, लेकिन डील दरअसल हो नहीं पा रही। और भारत उसमें लगातार, भारत के और अमेरिका के दोनों देशों के अफसर इस चीज़ में लगे हुए हैं। ट्रम्प साहब खुद भी कह चुके हैं कि वी आर वेरी क्लोज टू ट्रेड डील विद इंडिया। अब मसला जो है वो एक और जो अहम है वो ये है कि भारत इस पूरे ट्रेड डील को निकालने के लिए यानी हासिल करने के लिए बहुत फूंक फूंक के कदम रख रहा है और ये बेहद एक अहम मसला है। आपको याद होगा अभी ब्रिक्स की एक बैठक चल रही थी रियो डी जेनेरो में, ब्राज़ील में। वहाँ से कुछ बयान निकले, उसका पलटवार अमेरिका की तरफ से एक बहुत सख्त आया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, जहाँ ये कहा गया कि ब्रिक्स के जो 10 देश हैं वो एंटी अमेरिकन पॉलिसीज़ पे काम कर रहे हैं जी। और अगर ये ऐसा करते हैं तो हम इन पर एडिशनल 10% की ड्यूटी इन 10 देशों पे लगाएंगे। ये ट्रंप का बयान था। इसके बाद ब्राज़ील पे ट्रंप ने 50% टैरिफ का लेटर भेज दिया ब्राज़ील को। लेकिन इस पूरी कवायद में भारत एकदम से आपको मैं बताऊं शांत बैठा हुआ है। ट्रंप का ये भी कहना है कि ये देश डॉलर का जो एक तरह हेजेमनी कहें या डॉलर का जो प्रभाव है उसको ख़त्म करने की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन भारत इस पूरे मामले पे शांत है। और भारत के जो अफसर है वो कह रहे हैं कि हमारा डॉलर को का जो पूरा दुनिया के ट्रेड में एक जो रिजर्व करेंसी का दर्जा है उसको ख़त्म करने की या उसके अगेंस्ट किसी भी मुहिम का हिस्सा होने की हमारी कोई मंशा नहीं है। आपको याद होगा 1 साल पहले ब्राज़ील में ब्राज़ील कह रहा हूँ साउथ अफ्रीका में मीटिंग हुई थी, वहाँ एक ब्रिक्स देशों की एक रिजर्व करेंसी निकालने की बात कही गई थी कि निकाली जाएगी, जो कि डॉलर का डी डॉलराइजेशन का जो एक टर्म चला है उसके लिए। लेकिन वो उस मुहिम से तब भी भारत की तरफ से कहा गया था कि नहीं हमारा कोई ऐसा वो नहीं है, ब्रिक्स की तरफ से भी आया। और अब भारत साफ तौर पे ब्रिक्स देशों का जो एक इस तरह का अलाइनमेंट है उससे थोड़ा सा दूर अपने आप को किए हुए है, ताकि अमेरिका के किसी भी तरह के प्रकोप का या अमेरिका के गुस्से और बाद में ट्रेड डील को लेकर किसी भी तरह की गड़बड़ी हो उससे भारत उस तरह से बचना चाहता है। तो एक ये बेहद अहम जो है वो मसला है जहाँ पे कि भारत एक सधे हुए कदम रख रहा है ताकि अमेरिका के साथ एक ट्रेड डील पर किसी कंसेंसस पर हम जल्द से जल्द पहुँच पाए। जी, जो अभी जैसे आप साउथ अफ्रीका की बात कर रहे हैं, ये वाला तो मुद्दा भी हमने हाल में भी बात की थी कि एशिया भी ओवरऑल ऐसा था ना कि सर ये बिल्कुल। इसमें देखिए एक बड़ी और चीज़ है, अमेरिका ने कई देशों को टैरिफ के लेटर भेज दिए हैं। लगातार 9 जुलाई से टैरिफ के लेटर भेजे जाने का सिलसिला जारी है। 1 अगस्त से उन सब पर नए टैरिफ रेट लगेंगे। उसमें ब्राज़ील भी शामिल है, उसमें जापान हो गया, उसमें साउथ कोरिया हो गया। तमाम देशों को अमेरिका की तरफ से लेटर जाने लगे हैं। लेकिन गौर करने की बात यह है कि इंडिया की जो स्ट्रेटजी रही है, भारत की जो स्ट्रेटजी रही है,
उसकी वजह से अमेरिका ने अभी तक भारत को कोई टैरिफ का लेटर नहीं जारी किया है। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि भारत की अभी तक ट्रेड डील नहीं हुई। अमेरिका का ये कहना था जिनके साथ ट्रेड डील नहीं हुई है उनको हम टैरिफ के लेटर भेजना शुरू कर देंगे, और लगातार वो एक एक करके देशों को भेज रहे हैं। ब्राज़ील पे 50% ड्यूटी लगा दी, इसी बीच में कॉपर पे 50% की ड्यूटी लगा दी। भारत अभी इससे बचा हुआ, और ये चीज़ बताता है कि किस तरह से भारत और अमेरिका एक आपसी तालमेल के जरिए एक ट्रेड डील को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, और उस डील की उम्मीद की वजह से ही अमेरिका ने भारत पर किसी तरह का अभी टैरिफ का लेटर नहीं भेजा या कोई ऊंचे टैरिफ का ऐलान भारत के खिलाफ नहीं किया। मतलब वो ऐसा सही है सर, क्योंकि शायद इसी वजह से ये दोबारा डील करने के लिए वॉशिंगटन जा भी रहे हैं, यही सोच के साथ। बिल्कुल, वहाँ कोशिश इस बात की है कि किसी तरह से इस डील को फाइनल किया जाए। एक मिनी ट्रेड डील होगी, फर्स्ट फेज की ट्रेड डील होगी, कितने प्रोडक्ट्स होंगे, किन किन आइटमों को शामिल किया जाएगा, कौन से सेक्टर शामिल होंगे, भारत किन सेक्टरों में रियायत देने को तैयार है और अमेरिका किन सेक्टरों को भारत के लिए खोलने को तैयार है। तो ये ऐसे बहुत सारे मसले हैं जहाँ पे कि जिन चीज़ों पे कंसेंसस है उन चीज़ों को लेके आके एक फर्स्ट फेज की ट्रेड डील की जा सकती है। जी अच्छा सर, एक चीज़ और मैंने हाल में पढ़ी कि एशिया के बाकी देशों के मुकाबले इंडिया के ऊपर जो है इम्पोर्ट ड्यूटी कम है, बाकियों के ऊपर ज़्यादा है। इसके पीछे भी यही कारण है जो अभी आप बता रहे हैं कि वहाँ से डील करने के कोई बातचीत ही आगे चरण ही नहीं शुरू हुआ, कोई फेज़ ही नहीं है। यहाँ वाले कोशिश तो कर रहे हैं, शायद बाकी वालों ने कोशिश ही नहीं करी, इसलिए उन पर लेवल इम्पोर्ट ड्यूटी ज़्यादा। नहीं, बिल्कुल बाकी देशों पे ड्यूटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। जब रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए थे जिनको बाद में पॉज किया और 9 जुलाई तक के लिए जिनको पॉज कर दिया गया, उसमें टैरिफ के रेट बहुत ज़्यादा हैं। हालांकि अभी जैसे एक वियतनाम के साथ अमेरिका की ट्रेड डील हुई, उसमें 20% का टैरिफ लगाया जाएगा, जो वियतनाम से सीधे अमेरिका प्रोडक्ट्स जाएंगे। जो ट्रांसशिपमेंट के जरिए अमेरिका पहुंचेंगे उन पर 40% की ड्यूटी लगाने की बात की, 40% की ड्यूटी, और वो एक मसला है। चीन पे ऊंचे टैरिफ हैं, बाकी एशियाई देशों पे ऊंचे टैरिफ हैं। भारत पे जो 26% की रेसिप्रोकल ड्यूटी है, वो भी जब भारत और अमेरिका के बीच में डील होगी तो शायद रेट उससे भी कहीं कम हो सकते हैं। तो इंडिया एक तरह से कहें कि आप एशिया में एक अच्छी पोजीशन पर दिखाई देता है टैरिफ को, रेट को लेकर अगर हम बात करें तो। सर अभी ये कल की खबर है, मैं पढ़ रहा था कि क्योंकि हम टैरिफ की बात कर रहे हैं कि हम बाकियों के मुकाबले में थोड़ा अच्छे स्तर पे हैं अमेरिका के साथ डील करने में, लेकिन हाल की कह सकता हूँ, क्या कहूँ उसे, धमकी कहूँ, फ्रेश धमकी डोनाल्ड ट्रंप साहब की, कि फार्मा के ऊपर 200% का टैरिफ वो इम्पोज कर सकते। क्या देख रहे हैं इसके पीछे वजह? एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि हमारे साथ थोड़ा नरमी पेश की जा रही, दूसरी तरफ ऐसी धमकी क्यों? नहीं, पूरा मामला जो है, देखिए टैरिफ अब जैसे कॉपर पे लगा दिया, 50% का टैरिफ लगा दिया, वो दुनिया के तमाम देशों के लिए एक जो है परेशानी वाली चीज़ है, जो अमेरिका को कॉपर का एक्सपोर्ट करते हैं, चाइना हो गया ख़ास तौर पे। तो उसी क्रम में फार्मा को भी आप देख लीजिए, जेनेरिक ड्रग्स भारत से जाती हैं अमेरिका में। अब क्या उनका इरादा ये है कि अमेरिका में ही प्रोडक्शन शुरू हो, जिसकी कोशिश लगातार डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि यहीं बनाइए और यहीं बेचिए, अमेरिका से एक्सपोर्ट कीजिए, अमेरिका को एक्सपोर्ट मत कीजिए। तो उसमें ऑटो कंपनियां भी शामिल हैं। वो ये कह रहे हैं कि अमेरिकी जो कंज्यूमर कार खरीदेंगे उनको ऐसी कारों पे छूट मिलेगी जो कि अमेरिका में बनी हुई होंगी, उनको टैक्स ब्रेक मिलेंगे। तो उनका पूरा इरादा अमेरिका को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का, वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का एक जो पूरा कॉन्सेप्ट चला पिछले साल से, उसका एक उसकी बुनियाद में ये चीज़ है कि अमेरिका में अब मैन्युफैक्चरिंग हम फिर से शुरू करेंगे। लेकिन उसको लेके बहुत सारे सवाल हैं। क्या अमेरिका उतना लेबर इंटेंसिव जो फील्ड हैं वहाँ पे इतना लेबर मुहैया करा सकता है? क्या कॉस्ट कैसी रहेगी? चीन हो गया, भारत हो गया, या दूसरे साउथ एशियाई देश हो गए, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग अगर लार्ज स्केल पे है, मान लीजिए अपैरल में बांग्लादेश देख लीजिए, तो उसका वजह यह है कि मजदूरी बहुत कम है,
कम मजदूरी की वजह से आपका कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है, उसके बाद आप निर्यात करते हैं तो वहां पे आपको मार्जिन निकलते हैं, कंपनियां सरवाइव कर पाती हैं। चाइना का पूरा मॉडल लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग का है, तो वो अमेरिका से क्या लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है? ऐसे कुछ मसले हैं जो उनके पूरे इस मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के या सप्लाई चेन का जो सेंटर बनाने का अमेरिका को जो एक प्लान है, मुझे लगता है उसमें वो बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है अमेरिका के लिए। ये वही कुछ वैसा सही मुद्दा है जैसा हाल में टिम कुक साहब को एप्पल के जो सीईओ ने बोला गया कि आप यहाँ ही करिए, जबकि दुनिया जानती है एप्पल ज़्यादातर उधर अपना कोरिया उधर की तरफ बनते हैं, लेकिन अब इधर अपना इंडिया में भी वो ला रहे हैं, पर वो नहीं चाहते कि इंडिया में हो, आप अमेरिका में बनाएं, पर कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होने के कारण चीज़ें यहीं हो रही हैं। तो शायद भाई एप्पल की जो अभी तक भारत में फैक्ट्रीज लगने से पहले जो पूरी मैन्युफैक्चरिंग थी वो चाइना से हो रही थी जी, और उसकी पूरी वजह यही थी कि लो कॉस्ट पे मैन्युफैक्चरिंग है, वहाँ सारी चीज़ें अवेलेबिलिटी है, आपकी वर्क फोर्स की अवेलेबिलिटी है, बाकी सुविधाएं सरकार की तरफ से मिल रही, टैक्स वगैरह की, तो वो इस वजह से ही चाइना में दुनिया भर की कंपनियां चाइना शिफ्ट हुई। लेकिन जब से कोविड आया उसके बाद जब दुनिया ने चाइना +1 का एक जो बात आई, उसके बाद से कंपनियों ने अपने बेस शिफ्ट करने शुरू किए कि एक फैक्ट्री चाइना में और एक फैक्ट्री इंडिया या वियतनाम या ताइवान या इस तरह के कंट्रीज़ में। उसका एक एक्सटेंशन ट्रंप का भी ये जो पूरा प्रयास है उसमें एक और वो बढ़ोतरी करता हुआ दिखाई देता है, जहाँ पे कि अब दुनिया भर की कंपनियां कोशिश ये कर रही हैं कि भारत में किस तरह से अपना एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट उनका जरूर हो। सर अगली खबर की ओर बढ़े, एक सवाल और मेरे दिमाग में आ रहा है, वो ये कि, और ये वाजिब भी है कि ट्रंप साहब थोड़े थोड़े टाइम में ये जो इनकी डेडलाइन है इसको एक्सटेंड क्यों कर रहे हैं? क्या उनके दिमाग में ऐसा क्या लगता है आपको कि क्यों उनको ये बार बार एक्सटेंड करने की जरूरत पड़ रही है? क्यों नहीं लगा देते एक बार में? ट्रंप के फ्लिप फ्लॉप्स लगातार जारी हैं। पिछले अगर आप जनवरी से ही देख लेंगे तो पॉलिसीज़ को लेके उनके फ्लिप फ्लॉप्स लगातार चल रहे हैं। कभी एक बात कहेंगे फिर दूसरी बात कहेंगे। चाइना पे 145% की ड्यूटी लगाई, उसके बाद रिवर्स किया 115% पे दोनों बैकआउट किया, और अब अमेरिका की जो चाइना पे 30% है, चीन अमेरिका से 10% का टैरिफ ले रहा है। तो ट्रंप जो है वो एक कदम आगे या दो कदम आगे और फिर एक कदम पीछे करके इस पूरे जो ट्रेड का मसला है इस पे आगे बढ़ रहे हैं। भारत के साथ भी कमोबेश यही चीज़ है, और इसी वजह से अगर मैं कहूँ कि भारत के साथ ट्रेड डील होने में अड़चन आ रही है। अब एक उसमें जो चीज़ मैं जिक्र करना चाहूँगा वो है कि असली मसला फंसा कहाँ हुआ है भारत और अमेरिका के बीच में। जी जी जी, वो मसला है असल में फार्म प्रोडक्ट्स का। अमेरिका और अमेरिका के जो लॉबी है, ख़ास तौर पर जो मक्के की जो लॉबी है, मक्का प्रोड्यूसिंग जो लॉबी है, वो भारत में मक्का और धान यानी राइस, इन दोनों का भारतीय बाज़ार में एक ज़्यादा एक्सेस चाहते हैं। अमेरिका में जो मक्के का प्रोडक्शन है उसका एक बड़ा हिस्सा वो जीएम क्रॉप का है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का है। भारत इस चीज़ को इंपोर्ट करने के लिए राजी नहीं है रियायती दरों पे। दूसरा, धान और मक्के जैसी फसलों का अगर भारतीय मार्केट में एक्सेस मिलता है, जिसको लेके अमेरिका में लंबी चौड़ी लॉबिंग है कि भारतीय बाजार को, और वो अब से नहीं है, वो काफ़ी वक्त से है कि भारतीय जो मार्केट है उसमें अमेरिकन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसेस का एक्सेस ज़्यादा मिलना चाहिए, और इसकी कोशिशें की जा रही। भारत इस चीज़ को रजिस्ट कर रहा है। भारत का जो धान हो गया, जो जीएम मॉडिफाइड जो क्रॉप्स हो गई, इनको लेके भारत का रुख ये है कि हम नॉन नेगोशिएबल इसमें टर्म में है। इसी को लेके बार बार अभी हाल में पीयूष गोयल ने कहा था कि हम कोई भी ट्रेड डील नेशनल इंटरेस्ट को दरकिनार करके नहीं करेंगे। अब उसमें मसला एक सब्सिडीज का भी है। क्यों भारत और अमेरिका के बीच में इतना गैप है? इंडिया क्यों नहीं एक्सेस अमेरिकन, मान लीजिए मक्का है या धान को देना चाहता? तो उसमें एक बात निकल के आती सब्सिडीज की। अब अगर आप सब्सिडीज का, बस 2 आंकड़े हैं मेरे पास, मैं वो बताऊंगा और उससे बहुत सारी तस्वीर हमारी साफ होती है।
1995 में अमेरिका जो अपने फार्मर्स को जो सब्सिडी देता था वो लगभग 60-61 अरब डॉलर की देता था। 2022 में पहुंच के वो सब्सिडीज बढ़ के 215 बिलियन डॉलर पे पहुंच गई। 61 बिलियन डॉलर से बढ़ के वो 215 बिलियन डॉलर पे पहुंच गई। भारत में भी फार्म सब्सिडीज बढ़ी हैं, लेकिन वो अभी 2023-24 का अगर हम आंकड़ा देखें तो वो लगभग 92 बिलियन डॉलर के आसपास इंडियन सब्सिडीज हैं फार्मर्स की। दूसरी चीज, अमेरिका जो फार्मर्स को सब्सिडीज देता है वो उनकी इनकम ग्रो करने के लिए नहीं देता, वो उनको एक्सपोर्ट करने के लिए सब्सिडीज देता है मेजरली, कि आप अपने प्रोड्यूस को किस तरह से दुनिया के बाकी देशों में भेज सकते हैं। इसके लिए अमेरिकन सपोर्ट है फाइनेंशियली। भारत की जो सब्सिडीज हैं वो गरीब किसानों के लिए लगभग 90-91% जो भारत की सब्सिडी का टारगेट जो वो है आपका ग्रुप है, वो ऐसा किसान है जो बिल्कुल गरीबी की रेखा के नीचे गरीब लोग हैं। उनको किसी तरह से आमदनी का सपोर्ट मिले, इंडिया का टारगेट वो है। इसलिए भारत इस सेक्टर में पूरा का पूरा जो अमेरिकन एक्सेस है उसको रोके रखना चाहता है। और यही बात फंसी हुई है, इसी वजह से मिनी ट्रेड डील भी नहीं हो पा रही और एक फुल फ्लेजेड जो ट्रेड डील कहें या बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट जिसको कहा जाता है वो भी नहीं हो पा रहा है। तो कुछ पचड़े अटके हुए हैं। और क्यों? क्योंकि भारत के अपने टर्म्स एंड कंडीशन हैं और अमेरिका अपने टर्म्स एंड कंडीशन पर काम कराना चाहता है, लेकिन हर चीज़ उनके हिसाब से हो जाए ये ज़रूरी नहीं। तो खैर देखते हैं क्या कुछ नतीजा निकलता है। अब कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से आगे क्या कुछ कहानी बढ़ती है जब ये वॉशिंगटन डीसी जाते हैं और वहाँ से क्या कुछ खबरें आती हैं। Money9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम Money9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये Money9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फ़ायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि Money9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। Money9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और VIP। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर Money9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए Money9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।